नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राज्यसभा का रण अब रोचक स्थिति में पहुंच गया है। कांग्रेस का दावा है कि हम सब एक हैं, तो बीजेपी कहती है कि सरकार के अंदर असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। कांग्रेस को तीसरी सीट जीतनी है तो बीजेपी दूसरी सीट जीतने के लिए रणनीति बना रही है। सरकार के समर्थक विधायक पहले भी सरकार को आंखें दिखा चुके हैं। बीजेपी की अपनी रणनीति तो है ही, साथ ही निर्दलीय विधायकों की आत्मा की आवाज पर भी उसे भरोसा है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी जारी है तो बीजेपी भी बाड़ेबंदी की तैयारी में है। तो दो बाड़ों के रण पर आज हम करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आरसी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। स्वागत है आरसी चौधरी साहब आपका। और बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। कुछ देर बाद आपसे भी, आप पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मयंक त्यागी जी, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। बाड़ेबंदी आप लोग क्या इसे प्रशिक्षण शिविर ही कह रहे हैं चौधरी साहब, आप भी, या ये बाड़ाबंदी है? बाड़ाबंदी है तो जरूरत क्या पड़ गई सर बाड़ेबंदी की? सुमित जी, निश्चित रूप से आपने एक बात का जिक्र किया और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंतरात्मा की आवाज और मन की आवाज को लेके चौथे प्रत्याशी की बात की थी। 2020 में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, 3 सीटों पे चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने 2 अपने प्रत्याशी उतारे थे और कहा हम दोनों जीत के जाएंगे। और इससे पहले भी राजस्थान में सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, गोवा में गिराई, कई राज्यों ने सरकारों को गिराया। जहां जहां राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों की जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने से मना कर देती है, वहां पे धन बल के आधार पे या फिर सरकारी एजेंसियों के द्वारा वो लोकतंत्र के चुने हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। आज ये प्रश्न आपका जायज है क्योंकि ये अंकों की गणित है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी हम 2 प्रत्याशी लेके आएंगे, तो पहली तो वो नैतिक हार कर चुकी है, लेकिन जो दूसरा प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। निर्दलीय के तौर पे उन्होंने नामांकन भराया क्योंकि उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनके प्रस्तावक कोई भी दूसरे दल का व्यक्ति नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वो निर्दलीय प्रत्याशी है। उनके साथ में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावक खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी धन के आधार पे और एजेंसियों के आधार पे निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के जनादेश द्वारा जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जाना चाहिए उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। आपने कहा बाड़ाबंदी, ये किसी के हो सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि तमाम जो चुनाव के समय पे केंद्र की सरकार जो एजेंसियों से हमारे विधायकों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को डराने का जो काम करती है, हम एक साथ में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की कुसंगत चालों को काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक साथ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के जनादेश जो दिया था उसका सम्मान हम कैसे रख पाए, कैसे चुनी हुई लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम किया जा रहा है उसको बचा सके। इन तमाम चीजों को लेकर हम एक जगह पे एकत्रित है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हम यहाँ पे इतना लंबा कोई प्रशिक्षण है, लेकिन हम जागरूक है, सजग है। लोकतंत्र की हत्या को होने से बचाना हमारा पहला दायित्व है, कर्तव्य है, और उसके लिए हम जो कुछ करना होगा उसको लिए करेंगे क्योंकि हम राजस्थान की जनता के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है सर, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। ओपनिंग कमेंट में ले लेता हूँ आशीष चतुर्वेदी जी से भी। आशीष जी, गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि उनके रडार पर कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं, तो डर तो वाजिब है कांग्रेस का, चौधरी साहब का, और शायद इसलिए इन लोगों को बाड़ेबंदी करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन आप लोगों को किस बात का डर है? आप लोग क्यों बाड़ेबंदी कर रहे हैं? आप लोगों के तो रडार पर कांग्रेस के नेता हैं। अब आप चाहे से प्रशिक्षण शिविर का नाम दे लीजिएगा, देखिए है तो बाड़ेबंदी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सुमित जी, आपने जो प्रश्न उठाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का, उस पर मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब ने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे खड़े किए हैं। आप देखिए, चौधरी साहब अभी कह रहे हैं कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो किस तरह से जो वास्तविक स्थिति है राजस्थान की राजनीतिक, उसका वो बखान कर रहे हैं। आप देखिए खिलाड़ी लाल बैरवा जिनके कांग्रेस के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं। आप देखिए वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को कम से कम जो 3 प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं उसमें से इनको एक तो राजस्थानी उतारना चाहिए था। आप देखिए तीनों प्रत्याशियों में से इन्होंने एक भी राजस्थानी उतारा नहीं है। सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर के इनके विधायक लगातार पिछले
कुछ महीनों से लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बेसिकली कांग्रेस को डर तो उसका लग रहा है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी भाजपा सुमित जी कह चुकी हमेशा ना। बोलते हैं, गुलाब चंद कटारिया तो खुद कह रहे हैं कि हमारे रडार पर है कांग्रेस के नेता। नहीं कांग्रेस को तो रडार कहने की पर क्यों जरूरत है नहीं उसका है कारण ना तो जानिए सुमित जी। रडार पर क्यों है, रडार पर क्यों है उसका कारण जानिए ना आप। हाँ। रडार पर इसलिए हैं क्योंकि इनके स्वयं के विधायक आप देखिए सरकार से असंतुष्ट हैं। इनके स्वयं के विधायक ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, उसका जवाब नहीं आता है, पता नहीं हमारी शिकायतें कहां जाती। ये शिकायत वाजिब अली जी की शिकायत है, आप देखिए, जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं, आप देखिए। अगर हम बात करें राजेंद्र गुड़ा जी जो इनके मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो मीडिया में बात करते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते हैं, आप देखिए। इसके अलावा इनके बहुत सारे ऐसे विधायक, अगर हम भरत सिंह जी की बात करें, हम दिव्या मदेरणा जी की बात करें, हम अमीन खान जी की बात करें, आप देखिए, जो लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, आप देखिए, तो डर तो इनको उसका लग रहा है, आप देखिए। और मुख्यमंत्री जी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि 25 करोड़ और 35 करोड़ की बात करते हैं, आप देखिए। एक भी विधायक कांग्रेस का सामने आकर के नहीं कहता कि हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। इनके पास इतनी जांच एजेंसियां, उस पर ये कोई कार्रवाई करते नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी क्या है, थोड़ा राजनीति के जादूगर टाइप हैं बेसिकली। उनको पूरे टाइम फुल टाइम जो है राजनीति करनी है, आप देखिए। तो आप देखिए, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार क्यों उतारे और कांग्रेस ने 3 क्यों उतारे, अभी चौधरी जी कह रहे थे कि सारा गेम जो अंकगणित का है, तो देखिए निश्चित रूप से जो सारा गेम है वो अंकगणित का है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान विधानसभा में 71 विधायक है सुमित जी, और कांग्रेस की बात करें, अगर हम बसपा वाले भी शामिल कर लें तो भी इनके 108 विधायक हैं, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी अगर एक उम्मीदवार को जिताती है तो उसके पास 30 वोट सरप्लस बचते हैं, आप देखिए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास मात्र 26 विधायक सरप्लस हैं, आप देखिए। जो बीटीपी के विधायक हैं उनको तो बड़ा संतोष है कि भाई आपने आदिवासी को उम्मीदवार ही नहीं दिया, आप देखिए। आप तीनों जो उम्मीदवार है वो राजस्थान के बाहर के लेकर के आ गए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान को एक उपनिवेश समझ रखा है कि राजस्थान तो एक कॉलोनी है और इसका दोहन और शोषण करना है। इसको लेकर के कांग्रेस के विधायकों में, इनके समर्थन देने वाले विधायकों में भारी असंतोष है, और यह असंतोष आप देखिए 10 तारीख को उजागर होगा। अच्छा, निर्दलियों से भी उम्मीद लगा के बैठे हैं आप लोग? नहीं, निर्दलीय सारे पहुंचे ही नहीं ना सुमित जी। निर्दलीय तो अगर हम आपकी रिपोर्ट देखें तो सारे निर्दलीय अभी भी इनकी जो बाड़ेबंदी है उसमें पहुंचे ही नहीं है अभी, तो आप देखिए। ठीक है चौधरी साहब, आपको भरोसा नहीं है क्या विधायकों पर अपने? सुमित जी, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो आपने प्रश्न पूछा, आपके दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, ना जवाब दें वो। उन्होंने कांग्रेस पे बहुत से प्रश्न छोड़े, उनका भी मैं जवाब दूंगा। और आपने तीसरा प्रश्न खड़ा किया कि क्या आप अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। निश्चित रूप से हमें हमारे विधायकों पे, हमारे साथ में खड़े हुए तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं और दूसरे दल के जो लोग हैं, उन पे हमें पूर्ण विश्वास है। वो हमारे साथ में है, जब जब समय आया तब तब हमारे साथ में खड़े होके और उस अग्नि परीक्षा को पूर्ण किया है, जो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो सदैव प्रश्न उठाती है मीडिया के माध्यम से। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान से एक भी प्रत्याशी नहीं है। इन्हें पता होना चाहिए, अगर ऐसा दर्द है उनका, जेके अल्फोंस को जब यहाँ से भेजा गया तब इन्हें याद नहीं आया, जब यहाँ से वेंकैया नायडू को राजस्थान से भेजा गया तब इन्हें याद नहीं आया, और भूपेंद्र यादव को भेजा गया तब भी इन्हें याद नहीं आया। ये समय का आधार पे क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, और राजस्थान नहीं पूरी देश की जनता इनको समझ रही है कि कैसे ये घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो बाहर के लोग भेज रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि लोकसभा की 50 सीटें हैं, 24 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और एक एनडीए के सांसद थे। ये 24 सांसद राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की आवाज को मुखर करने का अगर बात करते, तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को उस वादे को याद दिलाते जिसमें ईस्टर्न कैनाल का जिक्र था, जिसमें 13 जिलों का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था, जयपुर और अजमेर में किया था। ये भीलवाड़ा की मेमोकोच का जिक्र करते, ये डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन का करते, और अनेक राजस्थान की जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनके लिए करते। लेकिन 24 भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौन है, क्योंकि वो जानते हैं हम सांसद इसलिए हैं कि मोदी की दया है, अमित शाह की दया है। राजस्थान की जनता की आवाज को उन्होंने बंद कर दिया है। हमारे जो 3 प्रत्याशी हमने चयन किया है, वो 3 प्रत्याशी राजस्थान के संगठन से जुड़े हुए, राजस्थान की जनता से जुड़े हुए और पार्लियामेंट्री अनुभव रखने वाले और उच्च सदन के प्रत्याशी हैं, ताकि देश के मुद्दों पे चर्चा की जा सके और उसके अंदर राज्य की भी चर्चा की जा सके। इससे इन्हें तो खुश होना चाहिए। हम जब जाएंगे हमारे सांसद, तो चाइना ने जो हमारी भूमि को हत्या है उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, बसपा ने व्हिप जारी किया अपने विधायकों के लिए, उसकी भी उसका बात कुछ असर पड़ेगा? बेरोजगारी की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दों को सदन के अंदर हम जीवंत रखेंगे और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। 2 बात। तीसरा, इन्होंने कहा
कि विधायक इनके क्या बोल रहे हैं। हमारे जो विधायक बोल रहे हैं, हमारे अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। आपके 24 विधायकों ने विधानसभा में ये लिख के दिया कि जिस क्षेत्र की हम नुमाइंदगी करते हैं उसके हमें पर्सन नहीं उठाने दिए जाते। भारतीय जनता पार्टी के 24 विधायक अपने विधायक दल के नेता और पार्टी के अध्यक्ष को ये पत्र लिखते हैं, इन्हें कहिए कि क्यों नहीं उस सदन के अंदर जहां पे उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आवाज को मुखर करने से रोका जाता है। क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता, चाहे संगठन के महासचिव प्रभारी हो, चाहे राज्य के प्रभारी हो, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति की बात मत कीजिए, नेतृत्व की बात मत कीजिए, पर्सन को पूछने की बात मत कीजिए, जो हम कह रहे हैं उस पर सिर्फ चले जाइए। बसपा से आए विधायक पहले ही नाराज चल रहे थे, अब उनके लिए उनकी पार्टी ने व्हिप भी जारी कर दिया। बसपा ने व्हिप जारी कर दिया। देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये विधिक पहलू है। इस विधिक पहलू के नाम मैं विशेषज्ञ हूं ना ही मेरे हिसाब से आप होंगे, लेकिन क्या उनकी व्हिप जारी होती है? अगर उनकी व्हिप जारी होती तो विधानसभा के पोर्टल पे बसपा के विधायक होते। बसपा के विधायक नहीं है, इसलिए वो व्हिप जो जारी करें वो उनकी मर्जी है, वो क्या जारी करते हैं या क्या नहीं करते हैं। लेकिन आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, जिम्मेदार चैनल के व्यक्ति हैं। विधानसभा के पोर्टल पे जब आप देखेंगे तो वहां पे कांग्रेस के विधायक ही नजर आएंगे, मुझे बसपा के विधायक मिले नहीं। ठीक है वो व्हिप किस पे जारी सर, करें? मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। उनसे पूछना मयंक चाहिए। त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मयंक त्यागी जी। मयंक जी, स्वागत है आपका सर। किस तरह देख रहे हैं आप इस चुनाव की, इस लड़ाई को, इस जंग को, इस बाड़ेबंदी को? देखिए, आप भी जानते हैं सर कि अभी परिस्थितियां क्या हो गई हैं। अभी जो समय चल रहा है, ना राजस्थान में सरकार है ना विपक्ष है। कांग्रेस को चुना गया था सरकार की तरीके से, उनका काम था जनता के बीच में पहुंचना, और अगर वो कहीं विफल हो रहे थे तो भाजपा को वो रोल निभाना था। पर इस समय तो दोनों ही पार्टियां होटलों में ही बंद हैं, और ये आज का नया नहीं है, ये पिछले 3.5 साल से लगातार चला आ रहा है। दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं, तो कांग्रेस बीजेपी की। एक मुद्दा आप मुझे बता दीजिए, कोई एक नेता मुझे अभी बता दीजिए पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3.5 साल में जो जनता के बीच में उनके मुद्दों को लेकर पहुंचाओ। आपस में लड़ाई चल रही है, मुझे मनाया नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बिठाया नहीं, मुझे ये नहीं किया। अरे साहब, जब हमारे पास, आपको ध्यान होगा, जब पहली बार हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी, कांग्रेस ने जो इस तरीके से प्रेशर बनाना शुरू किया था, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेकर अपनी पार्टी सरकार गिरा दी थी। ये किस दबाव में है गहलोत साहब? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर उनको मैंडेट नहीं था तो वो नहीं करना चाहिए उनको ये काम? क्यों नहीं वो इस चीज से अपना छुटकारा पालते? रोज रोज क्यों इन विधायकों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं? वो कभी कोई नाराज होकर बैठ जाता है, कभी कोई नाराज होकर बैठ जाता है, और इस सब का भुगतान भुगतना पड़ रहा है हमारे राजस्थान की जनता को। क्या कर रहे हैं गहलोत साहब इस सब में? आपको खुद सोचना चाहिए, आप कर क्या रहे हो राजस्थान के लिए। कल की घटना है, कल एक मीडिया साथी ने उनसे पूछा तो बात उन्होंने कांग्रेस और भाजपा की तो कर दी, पर जैसे ही उन्होंने आमेर में जो एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसकी बात शुरू करनी गई तो गहलोत साहब नमस्ते करके चल दिए। अरे भैया, अगर आप इसी तरह जनता के मुद्दों पे नमस्ते करके चल देंगे तो हमेशा आप ध्यान रखिए 2023 बहुत दूर नहीं है और आपको भी राजस्थान की जनता नमस्ते करके चली जाएगी। आप इस ऐसे जनता के मुद्दों से मत भागिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये हो क्या रहा है। हाँ चौधरी साहब जी, मयंक जी कुछ सवाल पूछे, उन्होंने उसका जवाब दीजिए। और देखिए, कहीं गलत तो है नहीं है, आपके विधायक तो कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपके विधायक जो आप बता रहे थे अभी बसपा से कांग्रेस में आए, ठीक है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन वो तो खुद नाराज नजर आ रहे हैं। किस तरह मनाएंगे? क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है क्या आपको? नाराजगी तो जाहिर कर चुके हैं खुले मंच पर। सुमित जी, मैं निश्चित रूप से जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति को नाराजगी जाहिर करने का हक मिलता है और उस परिवार का मुखिया अगर उनकी नाराजगी को सुनता है तो वही तो सबसे बड़ा सुंदर परिवार होता है। चौधरी साहब 3 साल हो गए आपको मनाते हुए, चौधरी साहब घर परिवार में जब किसी को समस्या होती है किसी सदस्य को, तो एक कमरे में, बंद कमरे में बैठकर समस्या का समाधान निकाला जाता है। खुले मंच पर वो कह रहे हैं कि हमें कोई पद ना मिलने से नाराज है, कोई अधिकारी उनकी नहीं सुनता, इस बात से नाराज है। और जब वो खुले मंच पर कह रहे हैं तो किस तरह मनाएंगे आप उन्हें? नाराजगी तो बड़े इनके एक नेता कहते हैं, इनके एक मंत्री ट्वीट करते हैं कि मैं ऐसे जलालत भरे मंत्रालय से मुझे मुक्त कर देना चाहिए। हाँ। अगर जलालत भरा मंत्रालय लग रहा था तो क्यों 24 घंटे के बाद पूरे राजस्थान में उनके नाम के बड़े बड़े होर्डिंग लगने शुरू हो गए? ऐसा क्या रीजन था? सिर्फ उनको मनाने के लिए? उनको पब्लिसिटी स्टंट था ये? क्या राजस्थान में अभी भी इस तरीके की राजनीति की जरूरत है? आप देखिए, राजस्थान से समझ नहीं आ रहा सरकार किस तरह गायब हो गई है। सिर्फ जनता अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। तुम जियो मरो, तुम्हारी स्थिति तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमें तो अपने 5 साल पूरे करने हैं कैसे भी।
उसके लिए मतलब आप परिस्थिति क्या ला दिया आपने? गहलोत साहब को डिसीजन लेना चाहिए था जब वो दबाव बना रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने उसी तरह त्याग पत्र दे दिया? क्यों नहीं उन्होंने छोड़ दी अपनी सरकार? मैं आपको बताता हूं, अगर वो इस तरीके का केजरीवाल जी जैसा कोई मजबूत कदम उठाकर दिखा देते तो आज पूरा गहलोत साहब के साथ पूरा राजस्थान खड़ा होता। पर ये लगातार जितना पिछले उनके पूरे कार्यकालों को देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार बचाने में जितना समय और पैसा राजस्थान की जनता का बर्बाद किया है, मुझे नहीं लगता कि अब कभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। हमेशा इस बात को याद रखिए। चौधरी साहब के भी माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि अभी भी 1.5 साल बचा है, आप अपने लोगों को जनता के बीच में भेजना शुरू कर दीजिए, वरना आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जहां सरकार भी होटलों में बैठी है और विपक्ष भी होटलों में बैठी है, आम आदमी पार्टी जनता के बीच में है। ठीक है चौधरी साहब। सुमित जी, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। मैंने ना किसी दूसरे पैनलिस्ट में व्यवधान डालता हूं, ना ही मैं प्रश्नों से भागता हूं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप बोलने का अवसर दें जी। आपने एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जिसका ना तो राजस्थान के अंदर एक पार्षद है, ना कुछ और है, और ये जो व्यक्ति जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कईयों की बलि दी है और ये धन के आधार पे जो अपना पद का स्थापन किया है जब से कार्य खुला, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके प्रश्न प्रासंगिक है, इनकी उपस्थिति भी प्रासंगिक है, ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये तो खुद केजरीवाल जी टिकट भेज देते हैं 50 करोड़ के अंदर, और आम आदमी के जो कार्यकर्ता जो झाड़ू लेके घूम रहे हैं वो बेचारे बेसहाय और असहाय नजर आते हैं। इसलिए इनसे क्या कहना। और जब से इन्होंने एक राज्य संभाला, पूर्ण राज्य, उस राज्य के हालात क्या है वो आप सबने देखा। कांग्रेस के नेता की आदत दी है, कांग्रेस के नेता की इन बातों को छोड़िए। जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब दीजिए। ये विधायकों की नाराजगी मुश्किलें बढ़ा सकती है क्या? ये आम आदमी पार्टी की राजस्थान में आने की बौखलाहट है सुमित जी, ये इनकी आम आदमी पार्टी की राजस्थान में आने की बौखलाहट है। चौधरी साहब मुझे ठीक है, उन्हें छोड़िए, आप मेरे सवाल को जवाब दीजिए। साहब ये जो आपकी चौधरी साहब जो बौखलाहट मैंने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए आप। अब वो कहीं क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। और आपके पसंद के सुभाष चंद्र भी एंट्री ले चुके हैं। ठीक है चौधरी साहब छोड़िए ना, आम आदमी पार्टी को छोड़ते हैं हम, लेकिन मैं क्या है ये सब। हाँ ठीक है सर बताइए ना। तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आम आदमी पार्टी को छोड़ नहीं चौधरी पाएगा साहब। सर। अब तो आम आदमी चौधरी साहब सुनिए ना, वाला है। ठीक है ना आरसी चौधरी साहब, ठीक है इनका चरित्र है, ठीक है सुनने का मादा नहीं ठीक है। अब बात करते हैं उन विधायकों की जो नाराजगी खुले मंच पर जाहिर कर चुके हैं अपनी। राजस्थान की सड़कों में ठीक है। केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्या बोले लगता है। आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, मीडिया के पास में गए और तमाम सब चीजें करने लगे, और नहीं जानता आप लोगों को, सब जानते हैं लेकिन सर चौधरी साहब ठीक है ना सर। और जो डिबेट होती है उसकी चौधरी साहब जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दे दीजिए आप। छोड़िए आम आदमी पार्टी को, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। इनके दिमाग से निकल गई आम आदमी पार्टी। रात को चौधरी साहब सपनों में आके इनको डरा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है मयंक जी, इनके सपनों में आकर डरा रहे हैं इनको। ठीक है मयंक जी। चौधरी साहब डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग का, विधायकों का जो आपको रवैया दिखाई दिया, खुले मंच पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सुभाष चंद्र एंट्री ले चुके हैं, डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और शायद यही डर आपको 7 स्टार होटल तक खींच कर लेके गया। सुमित जी आपके 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों का जवाब देता हूं मैं। बिल्कुल सर। आपने कहा कि सुभाष चंद्रा एंट्री कर चुके हैं, सुभाष चंद्रा की एंट्री इतनी गंभीर कैसे है, इसका जवाब आप देते तो बेहतर होता, लेकिन मैं दे देता हूं। सुभाष चंद्रा जी ने जब हरियाणा की राज्यसभा से गए 2016 के अंदर, तब वहां पे स्याही का बदलाव करके और जो वोटों का घपला हुआ था, आज तक वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है, 6 साल हो गए, वो कोर्ट में निर्णय पेंडिंग है, और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। आपको इस चैनल पे बोलना चाहिए जिम्मेदारी के साथ में कि वो कोर्ट का निर्णय आज तक पेंडिंग क्यों है, जो सुभाष चंद्रा जी के पक्ष में समर्थन नहीं था, दूसरे जो दल थे उनके वोट कैंसिल क्यों हुए, वो स्याही का पेन किसने बदला, वो लोकतंत्र की हत्या किसने की, ये चंद्रा जी से क्या न्यूज 18% पूछेगा? क्या आपके एंकर जब जाएंगे वहां पे, रिपोर्टर जब जाएंगे, ये प्रश्न पूछेंगे हरियाणा में आपने लोकतंत्र को कैसे रौंदा और उसका निर्णय आज तक क्यों नहीं हुआ? आपने पूरा कार्यकाल कर दिया 6 साल, हमारा कोर्ट में पेंडिंग केस क्यों है? एक चीज। दूसरा, मैंने कहा आपको भय सता रहा है, निश्चित रूप से हमें भय सताता है जब लोकतंत्र की हत्याएं चुनी हुई सरकारें करती है, जिन पे जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की है, जिन पे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वो उनको खत्म करने के लिए खड़े होंगे तो कांग्रेस का नहीं, देश का हर नागरिक का दायित्व है कि वो उनको बचाए, और उसी को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। कौन किसको खत्म कर रहा है? कौन किसको खत्म कर रहा है? आपके विधायक, आपके विधायक, मुख्यमंत्री के निवास, आपके विधायक आपकी नहीं सुनते क्या? आस्था व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास व्यक्त किया,
और उनके नहीं, मुझे ये बताइए, ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, क्या आपके विधायक आपकी नहीं सुनते जो उन्हें एक बाड़े में बंद करना पड़ता है? और मुख्यमंत्री ने आस्था व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के साथ में 6 विधायक यहाँ से जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आस्था है, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है सर, ठीक है। वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है सर मेरे पास। आखिरी क्लोजिंग कमेंट में ले लेता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी। देखिए सुमित जी, आपने मुझे कम समय दिया है। बिल्कुल सर, और आपने माफी के ऐसी साथ मैं आया पार्टी हूं को आपके समय दिया पास। है जिसकी राजस्थान में बेसिकली जिसकी कोई वजूद ही नहीं है। आप देखिए, जिनसे एक राज्य संभलता नहीं है। आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश में आधे % से भी कम वोट लेकर के आते हैं, उत्तराखंड में और गोवा में जो अपनी जमानतें जब्त कराते हैं। आप देखिए, तो आप नेक्स्ट टाइम से डिबेट करें तो हमें बता दिया कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह से ही रिप्रेजेंटेशन देना है तो फिर चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप देखिए, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए, अगर हम बात करें, आप बार बार कह रहे हैं कि बसपा से आए हुए कांग्रेस विधायक के संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी लंबी हिस्से जो पुराने खाटी कांग्रेसी हैं वो भी इस सरकार से असंतुष्ट चल रहे हैं। अगर हम बात करें भरत सिंह जी की बात करें, अगर हम अमीन खान जी की बात करें, हम दिव्या मदेरणा जी की बात करें, राजेंद्र विदुर जी कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी सीबीआई से रीट की जांच करा लें तो इनके एक मंत्री को जेल में जाना पड़े। आप देखिए, गणेश गोगरा जी जो इनके युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नाराज हैं। आप देखिए, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामलाल मीणा जी नाराज हैं। आप देखिए, तो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसके कारण कांग्रेस यहाँ पे भयभीत है। आप देखिए, उनसे अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। आप देखिए, और निश्चित रूप से ये विधायकों का जो आक्रोश है वो 10 तारीख को मतगणना में निश्चित रूप से उजागर होगा। इसके लिए कांग्रेस जो है डरी हुई है। लेकिन आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ गई सर? देखिए, आप लोगों को हम इसलिए हम देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आज शाम से प्रारंभ हो रहा है। कांग्रेस ने आज से 4-5 दिन पहले ही प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है आपका। पहले खबर आती है कि 45 विधायक भी इकट्ठे नहीं हुए, फिर खबर आती है कि इनके 65 विधायकों आंकड़ा जो है 65 तारीख को चुनाव है तो 6 तारीख को प्रशिक्षण शिविर पहुंचे। बार बार आप देखिए जिस तरह से चार्टेड विमान का सरकारी विमान का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके मुख्यमंत्री विधायकों को लेके जा रहे हैं जैसे कि सबके सब ट्रेवल एजेंट बने हुए हैं। आप देखिए, वो सारा दृश्य राजस्थान की जनता भी देख रही है। आप देखिए, और निश्चित रूप से 2023 में जो उनकी दुर्गति होने वाली है उसका आभास इनको है अच्छे से। आप देखिए, चलिए ठीक है, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। 2 बाड़ों का रण, 10 को वोटिंग। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।